आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है पीसीआर। पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये एक मॉडर्नाइज्ड एडवांस्ड टेक्निक है जिससे हम कम समय में डीएनए की बहुत सारी कॉपीज बना सकते हैं। वी कैन से दिस टेक्निक इज यूज्ड टू एम्पलीफाई द डीएनए सेगमेंट, और छोटे से छोटा जो डीएनए सेगमेंट होता है उसकी भी आप कॉपी बना सकते हैं। तो इस टेक्निक को कैसे करते हैं, इसकी मैकेनिज्म क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसको भी हम समझते चलते हैं। नाम खुद बता रहा है, पॉलीमरेज चेन और रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन का मतलब बहुलीकरण होता है। बहुलीकरण करना यानी कि हम ये कहते हैं कि कॉपी बनाना, छोटे छोटे जो सेगमेंट्स को जोड़ करके पॉलीमराइजेशन करना। जैसे हम कहते हैं कि डीएनए और आरएनए मीन्स द न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। जब हम न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते रहेंगे तो आपस में जुड़ने से एक बन जाएगी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, और जब दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में जुड़ जाती है हाइड्रोजन बॉन्ड से तो उसे बन जाता है डीएनए मॉलिक्यूल। तो इसमें क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन होगा और नए डीएनए का सिंथेसिस होगा। इस टेक्निक का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि इसमें आप यू कैन एम्पलीफाई ए स्मॉल सेगमेंट ऑफ द डीएनए और कम समय के अंदर बना सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किस तरीके से होती है। बहुत रिलैक्स में आप इसके डायग्राम को सिस्टमेटिक देखते चलेंगे, पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो अभी हम पहले टाइटल लिख देते हैं आज के टॉपिक का नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, दिस इज एन एडवांस टेक्निक for the amplification of DNA segment. The smallest DNA segment can be copied by this technique. इस टेक्निक का इन्वेंशन किया था कैरी मुलिस नामक साइंटिस्ट ने। कैरी मुलिस 1985 में। कैरी मुलिस, तो यहाँ साइंटिस्ट का नाम लिख लेते हैं, हमें ध्यान होना चाहिए। कैरी मुलिस 1985 invented this technique of copying DNA segments। और अब हमें ये देखना है इस टेक्निक के लिए इसको हम क्या कहें। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेता हूं, कहेंगे दिस इज द मेथड ऑफ सेलेक्टिव एम्पलीफिकेशन। ये टेक्निकल टर्म ध्यान रखें, सेलेक्टिव एम्पलीफिकेशन। ये क्या करता है, ये टेक्निक क्या करती है, ये करती है सेलेक्टिव एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए सेगमेंट्स। सेलेक्टिव का क्या कर देते हैं, एम्पलीफिकेशन, सेलेक्टिव एम्पलीफिकेशन का। एंड व्हाट इज द मीन ऑफ द सेलेक्टिव एम्पलीफिकेशन। ऐसा नहीं है कि एक डीएनए उसका कंप्लीट डीएनए की आपने कॉपी कर दी है, नो। एक पूरा जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसमें एक पर्टिकुलर पार्ट है जिसको हमने सेलेक्ट किया है, जिसकी हमें कॉपी बनानी है। दैट इज द डिजायर्ड जीन, दैट इज द डिजायर्ड पार्ट ऑफ द डीएनए सेगमेंट जिसकी हमें कॉपी बनाने की जरूरत है। उसका हमने सिलेक्शन किया और केवल उसी पर्टिकुलर सेगमेंट की ही हमें कॉपी बनानी है इसके अंदर। इसलिए हम कहते हैं सेलेक्टिव एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन का मतलब होता है बढ़ाना, किसी भी चीज़ को बढ़ाना, उसके नंबर्स को बढ़ाना। तो ये हो गया सेलेक्टिव एम्पलीफिकेशन ऑफ द डीएनए टेक्निक है, इसलिए कहते हैं। तो टारगेट जो जीन है, जो हमारी रिक्वायर्ड जीन है, उसका हम करते हैं। अभी हम देखते हैं कि इस पीसीआर टेक्निक को करने के लिए हमारे लिए रिक्वायरमेंट क्या है, कौन कौन सी चीज़ों की जरूरत होती है हमें। तो अभी एक टाइटल लिख देते हैं, रिक्वायरमेंट फॉर द पीसीआर टेक्निक। रिक्वायरमेंट्स ऑफ पीसीआर। जब कभी भी आपको डीएनए का एम्पलीफिकेशन करना है एंड यू हैव टू एम्पलीफाई द स्मॉल सेगमेंट ऑफ द डीएनए और द डिजायर्ड जीन, विच काइंड ऑफ द केमिकल्स और द इंस्ट्रूमेंटेशन नीडेड फॉर दिस एम्पलीफिकेशन। तो हमने कहा रिक्वायरमेंट्स क्या है। रिक्वायरमेंट की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें रिक्वायरमेंट है ए स्पेसिफिक एंजाइम दैट इज ओनली यूज्ड इन द पीसीआर टेक्निक, that is called as Taq DNA polymerase enzyme. I am writing here the name of this enzyme. The first important requirement is the enzyme Taq DNA polymerase. Taq DNA polymerase enzyme, इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। और ये एंजाइम क्या होता है इसकी डिटेल अभी हम देखेंगे। सबसे पहला बात हमने कहा Taq DNA polymerase. DNA polymerase, the enzyme which is able to polymerize nucleotides to form the nucleic acid. नाम खुद बता रहा है इसका।
वो एंजाइम जो डीएनए की स्मॉल यूनिट्स, द मोनोमर्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, दैट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोटाइड, उसका पॉलीमराइजेशन करता है। यानी कि हमने कहा कि न्यूक्लिक एसिड है वो किसका बना होता है, न्यूक्लिक एसिड की इकाई क्या है, तो हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। उन न्यूक्लियोटाइड को जोड़ जोड़ के बहुलीकरण करते हैं, पॉलीमराइजेशन करते हैं। तो पॉलीमराइजेशन करने वाला एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज द पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। एंड व्हाट इज द मीन ऑफ द टैक, ये जो एंजाइम था एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया था, एक स्पेसिफिक जीवाणु से इसको निकाला गया था और उस जीवाणु का नाम था थर्मोफिलस एक्वेटिकम। तो थर्मोफिलस एक्वेटिकम बैक्टीरिया से इसको आइसोलेट किया गया था, इसीलिए इसका नाम रखा हुआ है टैक डीएनए पॉलीमरेज। देखते हैं नाम क्या है इसका। तो हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बना देते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से काम के आएंगे और शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी आप आराम से लिख पाएंगे। तो हमने कहा आइसोलेटेड फ्रॉम, इसको किससे निकाला गया है, तो हम कहेंगे आइसोलेटेड, दिस एंजाइम इज आइसोलेटेड फ्रॉम, किससे निकाला है, थर्मोफिलस, थर्मोफिलस एक्वेटिकम। कुछ बुक्स में इसका नाम एक्वेटिकस में मिलेगा, थर्मोफिलस एक्वेटिकम। ये क्या है, एक बैक्टीरिया है। थर्मोफिलस एक्वेटिकम है, ये क्या है, एक बैक्टीरिया है, थर्मोफिलस एक्वेटिकम बैक्टीरिया। नाम खुद बता रहा है ये किस तरह का काम करता है। यहां पर देखिए आप, थर्म का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर। थर्म मीन्स होता है टेम्परेचर, थर्म का मतलब होता है, द मीन ऑफ द थर्म इज टेम्परेचर। और द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस नेम इज द फिलस, द फिलस टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम फिलिक। फिलिक का मतलब होता है अट्रैक्शन करना होता है, फिलिक का मतलब होता है अट्रैक्शन करना होता है, अट्रैक्शन। फिलिक का मतलब अट्रैक्शन है। जैसे मैं बताता हूँ, आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा हुआ है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही, स्नेह करना, अट्रैक्ट होना, उसको बोलते हैं फिलिक कहते हैं। और इसका अपोजिट क्या होता है, फोबिया, फोबिक होता है, वो होता है रिपल्सन होता है, दूर जाने से मतलब होता है। तो हमने कहा थर्मस का मतलब होता है टेम्परेचर हो गया, फिलस का मतलब हो गया फिलिक मतलब अट्रैक्ट होना, और उसके साथ में द थर्ड पार्ट ऑफ द नेम ऑफ दिस बैक्टीरिया इज द एक्वेटिकम। एक्वेटिकम मीन्स होता है वाटर, वाटर। तो नाम क्या है, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द नेम ऑफ दिस बैक्टीरिया, दैट इज द थर्मोफिलस एक्वेटिकम। एंड थर्मो मीन्स द टेम्परेचर, फिलस मीन्स हो गया अट्रैक्शन, फिलिक, एंड एक्वेटिकम मीन्स होता है वाटर। क्योंकि ये जो बैक्टीरिया होता है गर्म पानी में पाया जाता है, गर्म पानी से अट्रैक्ट होता है, हॉट स्प्रिंग्स में पाया जाता है, गर्म पानी के झरनों में पाया जाता है, इसीलिए इस बैक्टीरिया का नाम क्या रखा गया है, थर्मोफिलस एक्वेटिकम बैक्टीरिया। ये कहाँ पाया जाता है, नेचुरल एनवायरनमेंट की बात करें, देयर इज ए नेशनल पार्क, नेम इज येलोस्टोन नेशनल पार्क है, उसके हॉट स्प्रिंग्स में ये होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये नेचुरली कहाँ पाया जाता है, नेचुरल हैबिटाट इसका, जो साइंटिस्ट ने जब डिस्कवरी की थी तो इसको फर्स्ट टाइम में कहाँ देखा था, इस बैक्टीरिया का जो नेचुरल हैबिटाट है वो है येलोस्टोन, येलोस्टोन नेशनल पार्क। ये एक नेशनल पार्क है, नाम इसका येलोस्टोन नेशनल पार्क है। उस येलोस्टोन जो नेशनल पार्क है उसके हॉट वाटर स्प्रिंग, हॉट वाटर स्प्रिंग यानी कि गर्म पानी के झरनों में, येलोस्टोन नेशनल पार्क के गर्म पानी के झरनों के अंदर यह प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, नेचुरली अकरिंग इन दिस हैबिटाट। तो नाम से आप समझ गए हैं कि व्हाट इज द मीन ऑफ द टैक डीएनए पॉलीमरेज। हियर द टैक मीन्स द थर्मोफिलस एक्वेटिकम, दिस एंजाइम इज आइसोलेटेड फ्रॉम द थर्मोफिलस एक्वेटिकम bacteria. That's why the name of this enzyme is the tag DNA polymerase. And what is the importance of this enzyme in the natural environment, in the bacteria? जैसा कि हम कह रहे हैं, we are saying that this bacteria can survive in the hot water spring. ये बैक्टीरिया नॉर्मली क्या होता है, जब कभी हम पानी को उबालते हैं, whenever we boil the water है, नॉर्मली बैक्टीरिया किल हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। ये वाला जो बैक्टीरिया है वो गर्म पानी में सर्वाइव कर सकता है। क्यों कर सकता है? द रीजन इज दैट द नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज, ध्यान से सुनिएगा, द नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कैनॉट सर्वाइव ऑन एक्सट्रीम टेम्परेचर।
सामान्यतः जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, जो सामान्य सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, वह उच्च तापमान पर कार्य नहीं कर सकता है। जब डीएनए पॉलीमरेज उच्च तापमान पर कार्य नहीं कर पाएगा तो डीएनए का रेप्लिकेशन उच्च तापमान पर नहीं हो पाएगा, और डीएनए का जो रेप्लिकेशन नहीं कर पाएगा तो सामान्य जो बैक्टीरिया होते हैं वो हॉट वाटर में, बॉइलिंग वाटर में जिंदा नहीं रह जाते हैं, मर जाते हैं। हमने कहा कि ये जो बैक्टीरिया है थर्मोफिलस एक्वेटिकम बैक्टीरिया, ये उच्च तापमान पर जिंदा रह सकते हैं, कैन सर्वाइव ऑन द एक्सट्रीम हॉट वाटर। एंड व्हाट इज द रीजन? इसका कारण क्या है? हम कहेंगे इस बैक्टीरिया में क्या है, इस जीवाणु में स्पेशल काइंड का, स्पेशल प्रकार का एक एंजाइम होता है जो उच्च तापमान पर कार्य कर सकता है। इसलिए ये जीवाणु जब गर्म पानी में रहता है तो भी अपना रेप्लिकेशन करके नया डीएनए बना सकता है और अपनी संख्याओं को बढ़ा सकता है, इसलिए सर्वाइव कर सकता है ना। तो whenever it is asked that what is the reason that the thermophilus aquaticum bacteria can survive in the hot water, then we say that the Taq DNA polymerase enzyme, which is a natural enzyme in this bacteria, which makes this bacteria able to survive in the hot spring water. That is the reason that this bacteria can survive in the hot water. तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो काम का होता है पीसीआर के अंदर। पीसीआर के में, क्योंकि पीसीआर में जब हम सारा पढ़ेंगे अभी प्रोसीजर को, तो 90 डिग्री तक टेम्परेचर तक भी हम इसमें थर्मल साइक्लिंग करेंगे, तो इसलिए हमें एक हाई टेम्परेचर वाले बैक्टीरिया की एंजाइम की ज़रूरत थी। अभी कई बार पूछ लेते हैं क्या कारण है कि जो सामान्य डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो पीसीआर में काम नहीं आता है। हम कहेंगे कि सामान्य जो पॉलीमरेज एंजाइम होता है उच्च तापमान पर कार्य नहीं कर पाता है, इसलिए हम टैग डीएनए पॉलीमरेज को काम में लेते हैं। अब बात आती है, क्या केवल ये एक ही एंजाइम है क्या जो ऐसे हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव कर सकता है? क्या इसके कुछ अल्टरनेटिव्स है? अभी साइंटिस्ट आजकल इस टैग डीएनए पॉलीमरेज के अलावा 3 और ऐसे एंजाइम्स हैं जिसका पीसीआर में उपयोग करते हैं, तो हम उसको ये कह सकते हैं द अल्टरनेटिव ऑफ द टैग डीएनए पॉलीमरेज, या मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक टाइटल के रूप में, अल्टरनेटिंग एंजाइम्स। अल्टरनेटिंग एंजाइम्स, अल्टरनेटिंग एंजाइम्स है, यानी कि डीएनए पॉलीमरेज ही अकेला ऐसा नहीं है, उसके अलावा भी कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जिसको हम काम में ले सकते हैं, जिसमें एक नाम है PFU, जिसका नाम है पायरोकोकस फ्यूरियसस, PFU। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये जो एंजाइम है PF और U, ये एक एंजाइम है, इसको भी काम में ले सकते हो, टैग डीएनए पॉलीमरेज की तरह काम करता है। नाम है ऐसा बैक्टीरिया है जिसका नाम है पायरोकोकस। पायरो का मतलब होता है हाई टेम्परेचर, पायरो का मतलब होता है उच्च तापमान। जैसे हम कहते हैं कि जब किसी को बुखार आ जाता है, फीवर आता है और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो बुखार को क्योर करने के लिए, टू क्योर द फीवर, टू क्योर द हाई टेम्परेचर ऑफ बॉडी ड्यू टू द डिजीज, हम जो मेडिसिन काम में लेते हैं, जैसे कि पैरासीटामोल काम में लेते हैं, तो उस मेडिसिन को बोलते हैं एंटीपायरेटिक। पायरो मीन्स होता है हॉट टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, पायरो मीन्स होता है। तो यहाँ पर ये जो बैक्टीरिया होता है कोकस है, कोकस मतलब गोल है, स्फेरिकल है, और वो हाई टेम्परेचर पर रहता है, इसलिए नाम है उसका पायरोकोकस। तो पूरा नाम है पायरोकोकस फ्यूरियोसस, पायरोकोकस, पायरोकोकस फ्यूरियोसस। पायरोकोकस फ्यूरियोसस एक बैक्टीरिया है, उससे ये आइसोलेट किया गया है, इसीलिए इसका नाम पड़ा हुआ है PFU। PFU क्या है? हम कहेंगे दिस इज द अल्टरनेटिंग एंजाइम of tag DNA polymerase. अगर tag DNA polymerase is not available, then we can use the PFU enzyme. PFU क्या है? एक एंजाइम है जो पायरोकोकस फ्यूरियोसस बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया है, उसको हम पीसीआर में काम में ले सकते हैं। और सेकेंड एंजाइम इज BSTE, BST और E, ये भी एक एंजाइम है BSTE, इसको भी हम पीसीआर में काम में ले सकते हैं। इसको आइसोलेट किया गया था बेसिलस स्टीरियो थर्मोफिलस, नाम लिख देते हैं यहाँ पे, बेसिलस स्टीरियो थर्मोफिलस बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया से इसको आइसोलेट किया गया था। बेसिलस
स्टीरियो थर्मोफिलस बैक्टीरिया, बी फॉर बेसिलस, एस फॉर स्टीरियो, टी फॉर थर्मोफिलस और ई फॉर एंजाइम है। इस वाले जो बैक्टीरिया से भी इसको आइसोलेट किया गया था, है ना। तो ये कोकस, कोकस का मतलब मैं एक छोटा सा यहाँ पर लिख देता हूँ। कोकस बैक्टीरिया वो होते हैं जो कि स्फेरिकल होते हैं इस तरीके से, उसको बोलते हैं हम कोकस बैक्टीरिया कहते हैं। यहाँ परिणाम क्या है इसका, बेसिलस है। बेसिलस हम उस बैक्टीरिया को कहते हैं जो ऐसे होते हैं, कैप्सूल शेप्ड होते हैं, है ना, मेडिसिन के कैप्सूल की तरह होते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिलस बैक्टीरिया कहते हैं। ये तो एक जनरल आउटलाइन है। उसके अलावा में हम काम में ले सकते हैं टी, यहाँ पर एक और एंजाइम कहाँ लिख सकते हैं, TTH। ये एक और थर्ड एंजाइम है जो कि PCR में काम में लेते हैं, और इसको लिया गया था थर्मस थर्मोफिलस से। थर्मस थर्मोफिलस, थर्मस थर्मोफिलस बैक्टीरिया है, उससे इसको आइसोलेट किया गया था, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जब कभी भी PCR की टेक्निक होती है तो हम उच्च तापमान पे काम करते हैं। दिस PCR टेक्निक्स completes at the high temperature, so we are using the tag DNA polymerase for the polymerization of the DNA segments, and these three enzymes are the alternating of tag DNA polymerase। अगर tag DNA polymerase काम न लेना चाहें तो हम उसकी जगह पर इन तीन एंजाइम में से भी किसी को काम में ले सकते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट, टैग DNA polymerase एंजाइम इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर द PCR टेक्निक। टेक्निक हम बात करेंगे, पहले हम देखते हैं कि PCR टेक्निक के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। अभी सेकंड जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो हमारे काम का है वो तो एक प्राइमर्स होते हैं, वो भी हमारे काम के होते हैं। प्राइमर्स क्या होते हैं क्या नहीं आते हैं वो आप प्रोसीजर के अंदर देखेंगे। हमने कहा सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है टैग DNA पॉलीमरेज के बाद में, वो है प्राइमर्स। प्राइमर्स क्या काम आते हैं देखते हैं। अभी मैं हेडिंग नंबर 2 लिख देता हूँ, 2 नंबर पे प्राइमर्स। प्राइमर से काम आते हैं। प्राइमर क्या काम करते हैं कि जब किसी DNA के सेगमेंट की जब आप कॉपी बनाएंगे और जब DNA पॉलीमरेज काम करेगा तो उसको पहले एक प्राइमर की जरूरत होती है सपोर्ट के लिए। वैसे तो आप सारा प्रोसीजर में समझ पाएंगे जब मैं मैकेनिज्म में कराऊंगा, अभी तो मैं केवल इतना ही लिखता हूं कि प्राइमर क्या करते हैं, द प्रोवाइड हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट द थर्ड एंड। तो वो आप प्रोसीजर में देखेंगे तो प्रैक्टिकली उसका एप्लीकेशन समझ पाएंगे। तो मैं यहाँ पर अभी लिख देता हूँ प्राइमर क्या करता है, प्राइमर करते हैं प्रोवाइड थर्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये क्या करता है, प्रोवाइड थर्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कैसे करता है वो तो आप जब मैकेनिज्म करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। प्राइमर है 2 तरह के होते हैं, एक को कहते हैं फॉरवर्ड प्राइमर, दूसरे को कहते हैं रिवर्स प्राइमर है। क्यों कहते हैं, आपने पढ़ा हुआ है कि डीएनए के अंदर क्या होता है कि डीएनए के अंदर 2 स्ट्रैंड्स हैं। देयर आर 2 स्ट्रैंड्स इन द डीएनए मॉलिक्यूल एंड बोथ स्ट्रैंड्स आर द एंटी पैरेलल टू ईच अदर। डीएनए के दोनों ही जो कुंडलियां होती है एक दूसरे के क्या होती है, एंटी पैरेलल होती है ना। ये हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो ये प्राइमर क्या करते हैं कि डीएनए के अपोजिट एंड के ऊपर लगते हैं। अब ये जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो भी आपको नेक्स्ट डायग्राम के अंदर जब आएंगे मैकेनिज्म तब क्लियर होगी। अभी तो आपको ये समझना है कि प्राइमर 2 तरह के होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड, एक होता है रिवर्स। क्योंकि एक डीएनए कुंडली में एक डायरेक्शन चलता है, दूसरा उसके अपोजिट में। तो ये चीज़ें विजुअलाइजेशन डायग्राम के अंदर होगा। फिलहाल मैं यहाँ पर ये पॉइंट लिख रहा हूँ रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि प्राइमर्स होते हैं 2 तरह काम आते हैं। प्राइमर्स की अगर टाइप्स की बात करें तो टाइप्स कितने काम आएंगे, एक तो होता है प्राइमर कौन सा, फॉरवर्ड प्राइमर, एक तो हो गया फॉरवर्ड प्राइमर और दूसरे को हम कहते हैं रिवर्स प्राइमर बोलते हैं। रिवर्स प्राइमर बोलते हैं। प्राइमर को कई बार एम्पलीफायर भी बोलते हैं, प्राइमर को कई बार एम्पलीफायर या एम्पलीमर्स भी बोलते हैं ना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, हम कह देते हैं, इसको लिख देते हैं यहाँ पर, प्राइमर्स है ऑल्सो कॉल्ड एज एम्पलीमर्स। इसको आप एम्पलीमर्स भी कह सकते हैं, एम्पलीफिकेशन में हेल्प करते हैं इसलिए नाम हो गया एम्पलीफर्स हो गया। ये प्राइमर क्या होता है, केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड चेन। वर्ड को समझेंगे, पहले मैं लिख देता हूं, केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड चेन है। व्हाट इज दिस, द प्राइमर।
तो हम क्या कहेंगे इसको, हम कहेंगे कि केमिकली ये क्या है, केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। केमिकली सिंथेसाइज, वो तो नाम खुद बता रहा है, रासायनिक रूप से संश्लेषित किए गए, लेबोरेटरी में बनाए गए हैं। केमिकली सिंथेसाइज्ड है, रासायनिक रूप से संश्लेषण हुआ है, किसका हुआ है, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, यह नाम बता रहा है। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, ओलिगो का मतलब क्या होता है, फ्यू। और न्यूक्लियोटाइड्स आपने पढ़े में, ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं। न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स को हम कहते हैं यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। क्या होते हैं, यूनिट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। तो न्यूक्लिक एसिड की जो यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, और कुछ न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ देंगे तो स्मॉल सेगमेंट बन जाएगा, उसको बोलते हैं ओलिगोन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। तो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है। एक और इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए प्राइमर कैसा होना चाहिए, उस प्राइमर में ऐसे क्या करैक्टर होना चाहिए, तो हम ये कहेंगे उसमें जीसी कंटेंट 40 से 60% होना चाहिए। उसका क्या फायदा मिलता है उसको भी देखेंगे। 40 से 60% है, उसमें क्या होना चाहिए, जीसी कंटेंट होना चाहिए। अभी समझ लेंगे इसको। हम यहां पर फिलहाल ये लिख रहे हैं, द जीसी कंटेंट, जीसी कंटेंट्स कितना होना चाहिए, तो हम ये कह देंगे शुड बी, जीसी कंटेंट शुड बी 40 to 60%। जीसी का मतलब है ग्वानिन और साइटोसिन। हम ये पहले से कह रहे हैं कि ये क्या होते हैं, प्राइमर हमने कहा न्यूक्लियोटाइड है, वो जुड़ गए तो बन गया ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, बन गए फ्यू न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ के बन गया ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होता है। और आप जानते हैं कि डीएनए में डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड के अंदर 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, एक ए वाला, एडिनिन वाला, थाइमिन वाला, ग्वानिन और साइटोसिन वाला। तो हम ये कह रहे हैं कि जो प्राइमर का कंपोजिशन ऐसा हो कि उसमें जी और सी कंटेंट यानी ग्वानिसिन और साइटोसिन वाले जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 40 से 60% होना चाहिए, तो वो बेस्ट प्राइमर रहता है। तो बेस्ट प्राइमर है, तो प्राइमर के ये फीचर की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, इसके हमें मेल्टिंग टेम्परेचर को कंट्रोल करना है। मेल्टिंग टेम्परेचर, अभी मैं इस पॉइंट पर आऊँगा, मेल्टिंग टेम्परेचर क्या है और जीसी कंटेंट का मेल्टिंग टेम्परेचर में रोल क्या होता है। हम कह देंगे मेल्टिंग टेम्परेचर और है ना, उसको कंट्रोल करना है, समझेंगे। अभी पहले मैं पॉइंट लिखता हूँ, मेल्टिंग टेम्परेचर। मेल्टिंग टेम्परेचर को हम शॉर्ट में लिखते हैं टीएम। टेम्परेचर कौन सा, मेल्टिंग टेम्परेचर। देखो, डिफरेंस ऑफ मेल्टिंग टेम्परेचर फॉर बोथ प्राइमर्स, यहां पर मैं लिख देता हूं कितना होना चाहिए, नियर अबाउट 5 डिग्री सेल्सियस का मेल्टिंग टेम्परेचर। 2 प्राइमर आप काम में ले रहे हैं, एक फॉरवर्ड प्राइमर है और दूसरा कौन सा है, रिवर्स प्राइमर है। फॉरवर्ड प्राइमर है उसका एक मेल्टिंग टेम्परेचर होगा, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। रिवर्स प्राइमर है उसका भी एक मेल्टिंग टेम्परेचर होगा। हम कह रहे हैं दोनों प्राइमर के मेल्टिंग टेम्परेचर का जो डिफरेंस है 5 डिग्री सेल्सियस के नियर अबाउट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। वी आर सेइंग दैट द मेल्टिंग टेम्परेचर फॉर द बोथ प्राइमर्स, द फॉरवर्ड प्राइमर एंड रिवर्स प्राइमर शुड नॉट बी एक्सीड देन 5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अब बात करते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर क्या होता है, मेल्ट करना, पिघलना। whenever we heat a DNA molecule, both the strand of DNA will separate। जब किसी डीएनए को गर्म करते हैं तो उसकी दोनों कुंडलियां एक दूसरे से अलग हो जाती है, इसको कहते हैं मेल्टिंग, है ना। तो व्हाट इज द मीन ऑफ द मेल्टिंग, whenever we heat the DNA molecule or the part of the DNA segment, the hydrogen bond breaks and both the strands separated to each other, दोनों कुंडलियां एक दूसरे अलग हो जाती है। That particular temperature is called as the melting temperature of that DNA। वो तापमान जिसके ऊपर गर्म करने पर डीएनए के हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं, दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, उस तापमान को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग टेम्परेचर कहते हैं। तो जब कभी प्राइमर जुड़ेगा, अभी डायग्राम आएगी डिटेल बात, जब कभी प्राइमर डीएनए के साथ जुड़ेगा तो एक क्या बन जाएगा, डीएनए का हाइब्रिड बन जाएगा।
तो उसको हटाने के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए उसको हमने मेल्टिंग बोलेंगे। तो अभी प्रैक्टिकली अभी जब डायग्राम बनाएंगे मैकेनिज्म ऑफ द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है तो उसमें आप इजीली समझ पाएंगे। हम ये कहना चाहता हूं द मेल्टिंग टेम्परेचर इज डिपेंडेंट ऑन द जीसी कंटेंट। अब ये क्या चीज है सोचो, देखिए देयर आर 4 काइंड ऑफ नाइट्रोजन बेसेज इन द डीएनए मॉलिक्यूल, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। एडेनिन इज बॉन्डेड विद द थाइमिन बाय द डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। हमने पढ़ा हुआ क्या कि हमने कहा कि एडेनिन है, एडेनिन इज बॉन्डेड विद द थाइमिन विद द डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड ग्वानिसिन इज बॉन्डेड विद द साइटोसिन विद द ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। मीन्स द बॉन्डिंग between the guanine or cytosine is more strong than the bonding between the adenine thymine, because in the guanosine base pair of the nitrogen guanine and cytosine, one bond is extra, so we have to give more heat, more energy for the breakdown of GC content। यानी यहाँ पर तो ए और टी के बीच में तो क्या है, डबल बंद है, और इसके बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा ऊर्जा देने की जरूरत पड़ेगी। ज़्यादा ऊर्जा देंगे तो हम कहेंगे इसमें क्या चाहिए आपको, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है। अगर ऐसा डीएनए है जिसमें केवल एटी हो और एक ऐसा डीएनए जिसमें जीसी ज़्यादा हो, तो इसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। जीसी कंटेंट ज़्यादा होने पर मेल्टिंग टेम्परेचर बढ़ जाता है। मेल्टिंग टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा अगर डीएनए में जीसी कंटेंट ज़्यादा है। बिल्कुल एकदम सरल सी बातें, टेक्निकली हमें समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर अभी हमने क्या किया है, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द 2 important requirements for the polymerase chain reaction. The first important requirement is the tag DNA polymerase, and second important requirement is the primer, and the third important requirement is द डीएनए मॉलिक्यूल। अरे जिस डीएनए का आपको कॉपी बनाना है वो मॉलिक्यूल तो चाहिएगा, तो वो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहीं पे मैं एक पॉइंट और डाल देता हूं 3 नंबर पॉइंट पे, डीएनए सेगमेंट। डीएनए सेगमेंट टू बी क्लोन्ड, डीएनए सेगमेंट टू बी क्लोन्ड। अब जिस डीएनए की आपको कॉपी बनानी है वो तो चाहिएगा कि उसी के ऊपर तो कॉपी बनेगी। यानी कि सबस्ट्रेट, जब जो आपने डीएनए मॉलिक्यूल लिया है, और इसकी कॉपी बनानी है तो इसकी तो जरूरत पड़ेगी, है ना। तो ये सबस्ट्रेट का काम करेगा। तो हमने कहा डीएनए सेगमेंट टू बी क्लोन्ड, वो डीएनए सेगमेंट भी चाहिएगा जिसकी कॉपी बनानी है। अब जब ये डीएनए सेगमेंट नहीं होगा तो हम इस एंजाइम का क्या करेंगे और प्राइमर का क्या करेंगे। और नंबर 4 में मैं बात कर रहा हूं, नंबर 4 में जो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है दैट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। नाम लिख देते हैं यहाँ पे, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। जब हम ये कह रहे हैं कि वी आर गोइंग टू पॉलीमराइज डीएनए सेगमेंट, डीएनए को सेगमेंट को बनाना है तो डीएनए किसका बना होता है, न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड कितने 4 टाइप के होते हैं, 4 तरह के, ए वाला एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन वाला। तो हमें उसकी जो यूनिट चाहिए ना वो हमें चाहिए कि 4 टाइप के हमें चाहिए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे हमने कहा DATP, उसके बाद में कहा DTT और P, फिर हम ये कह दें यहाँ पर लिख देता हूँ DCTP और DGTP। नाम क्या हो गया, डीऑक्सी राइबो एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, ये हो गया थाइमिन ट्राइफॉस्फेट, ये हो गया साइटोसिन वाला, ये ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, D4 है, डीऑक्सी हो गया। तो डीएनए बनता ही इसी का है। जब आपको किसी बिल्डिंग को बनाना है या मकान को बनाना है, whenever you want to construct a building, then what is the necessary important the factor, that is the bricks। ईंटें जरूरत होगी, ईंटें होगी तो बनेगी ना बिल्डिंग। इसी तरीके से जब आप डीएनए का पॉलीमराइजेशन करेंगे, डीएनए के नए सेगमेंट को बनाएंगे, तो वहां पर यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। तो 4 देयर आर रिक्वायरमेंट ऑफ द 4 इंपॉर्टेंट डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है। ये
these are the four basic requirement for the synthesis of DNA segment by the procedure of the polymerase chain reaction. ये सारी अभी हमारी रिक्वायरमेंट की बात हम कर रहे हैं. अब मैं इसको अभी क्लीन करता हूं, उसके बाद में हम प्रोसीजर देखते हैं. स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है. वी कैन से द प्रोसीजर और द मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टू सिंथेसाइज्ड ए न्यू DNA सेगमेंट.